क्योंकि जानवर मरे हुए हैं पानी में, केमिकल है पानी में आया हुआ फैक्ट्रियों का, उनको थोड़ी पता। सब बर्बाद हो गए, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया। और ये हमें मछलियाँ हर जगह देखने को मिल जाएंगी। ये मछली मरी हुई मछलियाँ हैं। कितना भयानक मंजर है, पानी है, रेता है और कुछ नहीं है यहाँ पर। और सरकार की तरफ से अभी कोई एक नए पैसे की यहाँ मदद नहीं आई हुई है। अभी पानी सूख गया तो अभी समस्या उससे बड़ी आ गई है। जब तक पानी चल रहा था तब तक इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितनी बड़ी समस्या अब है। आज त्योहार का दिन है, जैसे अभी त्योहार चल रहे हैं, तो आप हमारे बाज़ारों में जाके तो देखो, आपको रौनक मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? हमारे पास ही कुछ नहीं है तो हम दुकानों पे कैसे जाएंगे? जबकि ये है कि ये हम थोड़ी लेके आए हैं कहीं से। बाढ़ आई, बाढ़ के पानी के अंदर ये रेत हमारी ज़मीनों में आई, तो एक तो हमारे को उजाड़ दिया इसने, सब कुछ हमारा ख़त्म कर दिया। और दूसरे नंबर पे हम ये भी नहीं है कि हम इसको जब चाहें उठा सकें। हमारे इसमें ये सतलुज है, सतलुज के ऊपर बांध बंधा हुआ है, जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, उसकी सफाई नहीं हुई थी कि ये कुदरत ने किया, कुदरत ने नहीं किया, हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है। तो ये उसका नतीजा है जो आज ये लोग भोग रहे हैं। और सरकार बोलती है कि आग ना लगाओ, अगर इस पर आग यहाँ लगाओगे तो धुआं दिल्ली जाएगा। देखने को लग रहा है ना ऊपर से कि थोड़ा सा हरा दिख रहा है ना, वो इसका लास्ट वाला पत्ता हरा है, लेकिन इसमें से 5 किलो धान नहीं निकलेगा। लेकिन अभी तो 2-2 साल के बाद में 19, 23, 25, आगे 27 में फिर पता नहीं क्या होगा। इन गाँवों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गाँव में, पंजाब में ऐसे गाँव हैं, बॉर्डर के साथ लगते गाँव की क्या मुसीबत है, क्या दिक्कत है, कभी नहीं आपने सोचा होगा। पानी में गिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को, और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लादकर चल देते हैं कहीं और। ये कविता केदारनाथ सिंह ने लिखी है और ये बाढ़ की विभीषिका को बताती है कि कैसे बाढ़ आने के बाद वहाँ बसने वाले जिनके खेत खलियान घर मकान उस इलाके में थे, वो कैसे उस इलाके को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और साथियों, इसी विभीषिका का साक्षी आज हमारे देश का एक प्रदेश बना हुआ है। और आज हम पंजाब के एक ये जो बाढ़ पीड़ित इलाका है वहाँ पे आए हुए हैं, फ़िरोज़पुर में। और हम यहाँ पे जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आपको नज़र आएगा, ये जो मिट्टी या रेत जमा हुआ है ये दरअसल खेत हुआ करते थे। और अब ये खेत, इन खेतों में अगर हम पैर गड़ा रहे हैं तो पैर गड़ाने के बाद मिट्टी और मिट्टी के नीचे हमें रेत नज़र आ रही है। ये किसी के खेत हुए करते थे जहाँ पे धान उगी हुई थी। और दूर तक जैसे कि आप देख सकते हैं, दूर तक हमें एक रेगिस्तान नज़र आ रहा है, रेत ही रेत नज़र आ रही है, लेकिन ये रेगिस्तान नहीं है, ये बल्कि खेत थे। अब से 2-2.5 महीने पहले यहाँ पे लहलहाती हुई फसल थी और आज हम देख सकते हैं कि वो फसलें किस कदर बर्बाद हो चुकी हैं इस बाढ़ के चलते। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि किस कदर इस बाढ़ के चलते बर्बादी हुई है, लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि ये जो आप देख रहे हैं सतलुज नदी और इसी के पास बसे हुए खेत थे। आप अगर देखें दूर दराज तो उधर की तरफ आपको कुछ फसलें नज़र आएंगी, बीच बीच में कुछ घास नज़र आएंगे। तो ये बाढ़ के बाद की हालात है जो हमें दिखाई दे रही है यहाँ। लेकिन इसके इतनी बर्बादी के बावजूद सरकार का ये कहना है कि जो ये खेत थे ये पक्के नहीं थे। पक्के का मतलब है कि ये जो खेत थे इनकी कानूनी तौर पे इनकी कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था खेतों का, तो इसके चलते जो यहाँ के किसान बर्बाद हुए हैं वो किसी मुआवजे के हकदार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह की बाढ़ 2023 में भी आई थी। वो इतनी विभत्स नहीं थी, वो इतने बड़े स्तर पे नहीं थी, उससे इतने ज़्यादा ज़िले प्रभावित नहीं थे। लेकिन जितने भी ज़िले प्रभावित थे वहाँ के किसान आज भी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। वो कर्ज अभी तक उन किसानों का उतरा नहीं है, लेकिन ये दूसरा कर्ज उनके ऊपर आ गया है। ये नदी अपनी सीमाओं को लांघती हुई ये गांव, खेतों, घरों
को तोड़ती हुई आगे बढ़ती गई और लगभग 45 दिन तक कई ज़िले, 5 या 6 ज़िले तो 45 दिनों तक प्रभावित रहे। उसके अलावा पंजाब के जो 23 ज़िले हैं वो इस बाढ़ से प्रभावित हुए। लगभग 1090 गांव इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और यहाँ की एक बड़ी आबादी, चाहे वो मज़दूर आबादी हो या किसान आबादी हो, इस बाढ़ से बहुत परेशान हुई है, उसका जीवन दुर्भर हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ अनेक लोगों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए और उसी मदद के चलते यहाँ के लोगों की कुछ दिक्कतें कम हुई हैं। ऐसे ही एक मदद करने वाला जो यहाँ किसान संगठन है, भारतीय किसान यूनियन एकता ढकुंदा, वो यहाँ पे साथी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये किस कदर ये बाढ़ विभत्स थी और इससे क्या क्या यहाँ पे समस्याएं आई हैं। मैं आप सबका परिचय कराना चाहूँगा जगीर सिंह जी से, जो फिरोजपुर ज़िले के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन एकता ढकुंदा से। तो आप ये बताइए कि जो हम दूर दूर तक देख रहे हैं, जो हमें रेगिस्तान नज़र आ रहा है यहाँ, ये वास्तव में रेगिस्तान या जो रेत नज़र आ रही है, ये रेत यहाँ हमेशा से थी या ये खेत थे, या किस तरह की बर्बादी और ये क्या कितनी पैमाने पे ये बर्बादी हुई है, इसका एक बार हमें आप इसके बारे में बताइए। बिल्कुल जी, ये रेत नहीं थी। आज से तकरीबन 1.5-2 महीना 14 अगस्त से पहले यहाँ पर बहुत ही लहराते खेत थे, धान था और किसानों की उम्मीद थी, किसानों की आस थी। तो वो जो है आज बाढ़ के कारण वो धान भी चला गया, किसानों की आस भी चली गई, उनकी उम्मीद भी चली गई। तो ये सारा जो इलाका है ये धान का था और ये कुदरती क्रोपी कर लो, सरकारों की नलायकी कर लो, उसके कारण ये आज तहस नहस हो गया है। यहाँ पर कुछ नहीं है, जो दूर आप देख रहे हैं रेत ही रेत नज़र आ रही है और इधर देखोगे तो पानी पानी नज़र आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी पंजाब के लिए। मैं जैसे बताया कि ये बॉर्डर के साथ साथ ये ज़मीन किसानों की कच्ची है, यहाँ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, न जमेबंदी है ना इसकी गिरदौरी है। तो ये ज़मीन है 6 ज़िलों की। इसी तरह दरिया के साथ साथ, नदी के साथ साथ सतलज, ब्यास, रावी के साथ में है। तकरीबन एरिया बनता 72,000 एकड़ का, लेकर के पठानकोट से फाजिलका तक, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिलका। और ये ज़मीन सारी कच्ची है। तो आज जो पक्की ज़मीन है, जिनकी गिरदौरी है, जिनके पास जमाबंदी है, उनको तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, शायद बोलेंगे, शायद मिल जाएगा, क्योंकि उम्मीद नहीं है। तो जिसकी कच्ची है उसको तो बिल्कुल ही नहीं। तो हमारा संगठन ये यत्न कर रहा है कि जिनकी ज़मीन पकी है उनको भी मुआवजा मिले और जिनकी ज़मीन कच्ची है उनको भी मुआवजा मिले, ताकि किसान अपना रोटी खाता रह सके और इस त्रासदी से थोड़ा सा उबर के अपने बाल बच्चों का घर का जो गुजारा चला सके। और ये साहब आप देख रहे हो मंजर, कितना भयानक मंजर है, पानी है, रेता है और कुछ नहीं है यहाँ पर। और सरकार की तरफ से अभी कोई एक नए पैसे की यहाँ मदद नहीं आई हुई है। जो तंजीमें हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, वो ही इन लोगों की रोटी रोजी का प्रबंध 14 अगस्त से लेकर के कर रहे हैं। आइए चलते हुए हम बात करते हैं। और जैसे भारतीय किसान यूनियन एकता ढकुंदा से हमारे साथ साथी मौजूद हैं और जैसे इन्होंने बताया कि एक तरफ तो बहुत बड़ी ज़मीन ऐसी है जिस ज़मीन को सरकार ये कह रही है कि उस ज़मीन का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और उससे बर्बाद हुए किसानों को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़मीन सरकार के रिकॉर्ड में है, क्या उसमें जो बर्बादी हुई है, क्या जो सरकार की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है, क्या आप उसे देख रहे हैं कि वो काफ़ी है? उतने सहयोग से क्या सरकार जो किसानों की बर्बादी हुई है उसे पूरा करा जा सकता है? बिल्कुल नहीं करा जा सकता, क्योंकि सरकार ने कुछ पैमाना रखा हुआ है कि इसको 7,000 के करीब जो है मुआवजा मिलेगा। लेकिन जब हमने यहाँ धान लगाया तो धान लगाने के बाद में बाढ़ आने तक कम से कम 25,000 एकड़ प्रति एकड़ खर्चा हमारा हो चुका था। अभी तो सिर्फ हमने उसको पाल लिया था, अभी सिर्फ काटना बाकी था।
लेकिन वो 7,000 से हमारा तो कुछ भी नहीं उधर बनेगा। तो हमारी मांग है भी कम से कम 70,000 रुपया प्रति एकड़ हमें जो इसका मुआवजा जरा कच्ची और पक्की ज़मीन वालों सभी को दिया जाए। जी धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि ये किसान संगठन की तरफ से आवाज़ भी उठाई जा रही है कि हर तरह का किसान जो इस बाढ़ के चलते जिसने दर्द झेला है, जिसने अपने खेत खलिहानों घरों को खोया है, उन्हें कम से कम सरकार उचित मुआवजा तो दे। लेकिन ज़मीन पे ऐसा देखने के लिए नज़र नहीं आ रहा है हमें। और एक तरफ जब हम पंजाब में देखते हैं तो पंजाब जिसे कहा जाता है कि पूरे देश में कहीं पे भी आपदा आए तो पंजाब के लोग सबसे पहले नज़र आते हैं, वो हर तरह के सहयोग में सबसे आगे होते हैं। लेकिन आज जब पंजाब के साथ या पंजाब में आज ये विपदा आई है तो पूरे देश से बदले में पंजाब को सहयोग मिल रहा है। और ये सहयोग पंजाब के उन इलाकों से भी आ रहा है जहाँ पे बाढ़ नहीं आई है, और उसके साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य ज़िलों से भी ये सहयोग आ रहा है। तो मैं साथी से एक बार ये भी जानना चाहूँगा कि ये किस किस तरह का सहयोग किस किस संगठन से मिल रहा है, और पूरे देश का रवैया जो खासकर लोगों का रवैया है वो कितना मददगार है और उससे कितनी मदद हमें मिल पा रही है यहाँ पंजाब में। देखो जी, बहुत ही पंजाब के साथ दूसरे जो देश के लोग हैं, जो बाकी स्टेटों के लोग हैं, उन्होंने महानुभूति जताई हुई है। और हर एक संगठन, चाहे किसान संगठन है, चाहे मजदूर संगठन है, चाहे कोई और सामाजिक संगठन है, सारे ही पंजाब की इस मुसीबत में जो आपको अपना जड़ा वो योगदान डाल रहे हैं, सारे ही मदद कर रहे हैं। तो ऐसे जापता है कि आज जो पूरा भारत तो है वो एक है और पंजाब के बिल्कुल साथ खड़ा है इस मुश्किल में। तो कोई ऐसी संगठन नहीं है, जैसे राजस्थान के संगठन है, बम्बे तक भी यहाँ पर सहायता आई है, खाने पीने का राशन आया है और लोगों ने ले आकर के पशु चारा लाया है, अचार लेकर आए हैं। और जैसे आप आए हो, दवाई लेकर आए हो, आप मेडिकल कैंप लगा रहे हो, हर संगठन ने हमारी यहाँ पंजाब में इस विपदा में मदद की है, जो कि बहुत अच्छी बात है, खुशी है इस बात की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे एक तरफ सियासत हमें धर्म, जाति, क्षेत्र में बांटने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं इस विपदा के समय में हमें हमारे देशवासियों की तरफ से एक बेमिसाल एकजुटता का प्रदर्शन देखने को मिला है। और धर्म की बाधाओं को तोड़ते हुए, क्षेत्र की बाधाओं को तोड़ते हुए, जाति की बाधाओं को तोड़ते हुए, एक आदमी जिस दूसरे आदमी को जानता तक नहीं है, जिससे कभी मिला नहीं है, जिस क्षेत्र में वो गया नहीं है, लेकिन वहाँ से भी पूरे देश भर के गांव-गांव से, बस्तियों से अनाज इकट्ठा होके या जिस रूप में वो सहयोग कर सकते हैं, कहीं से कपड़ा, कहीं से अनाज, कहीं से गेहूँ, इस रूप में पूरा सहयोग पंजाब को मिल रहा है। और ये एकता की बहुत बढ़िया मिसाल है जो हमारे सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये सीपी है जो नदी के साथ पानी से बह के आई है, और यहाँ हमें कई जगह पे हम आगे दिखाना चाहेंगे कि हमें मछलियाँ भी मरी हुई मिली हैं। किसान यूनियन एकता डकोंदा की तरफ से हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी भी हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप एक बार इस पूरे इलाके में बाढ़ की विभीषिका के बारे में हमें एक जानकारी दें कि किस किस तरह की यहाँ पे समस्याएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं, कितने गाँव में संकट खड़ा हुआ है आके बाढ़ के बाद, और बाढ़ के बाद की स्थिति जो और भी भयावह है कि दूसरी फसल का एक समय हो गया है, लेकिन खेत आप देख रहे हैं कि उनमें रेत जमी हुई है, मिट्टी जमी हुई है, लोग विस्थापित हो गए हैं अपने गांव से। तो ज़मीनी हकीकत क्या है? एक तरफ हमें जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि अब तो भाई पंजाब के जो लोग हैं उन्हें भरपेट राशन मिल चुका है, अब वहाँ पे ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो, आप यहाँ पे आए हो, अभी आपने देखा है, दूर से नहीं पता चलता, मीडिया में कुछ और जाता है, यहाँ कुछ और है। अभी पानी सूख गया तो अभी समस्या उससे बड़ी आ गई है। जब तक पानी चल रहा था तब तक इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितनी बड़ी समस्या अब है, क्योंकि अब पानी सूख गया तो जो ये फसल खेत में खड़ी थी ये ख़राब हो गई। इनके ख़राब होने के कारण जो पानी खड़ा हुआ है वो दूषित हो गया, तो अभी उससे बीमारी फैलना शुरू हो गई।
तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी चमड़ी के रोग और कई तरह की जड़ी बीमारियाँ वो भी लग रही हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी मेडिकल जो सेवाएं हैं उनकी ज़रूरत है। जैसे आप आए हो लेके, खाना ठीक है, खाना जो रस्त पानी था बहुत आया, क्योंकि जितने भी साथी थे हमारे बाहर से वो लेके आए। अगर सरकार का हम कहें तो सरकार की तरफ से जो चाहिए था वो सुविधा नहीं मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये खेतों के हाल है। यहाँ पे फसल खड़ी थी आज से 15-20 दिन जब महीना पहले, जब घर के ये घर है, घर के लोग निकल के बाहर अपना खेत देखते थे तो उनको लगता था कि फसल आने वाली है, इससे हम कितने काम करेंगे। किसी ने शादी करनी थी, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस देनी थी। तो लेकिन जब अब वही बच्चे स्कूल जाते समय घर से निकलते हैं तो क्या सोचते होंगे, इसको एक बार अपने मन में ला के सोचने की ज़रूरत है। अभी यहाँ से थोड़ी सी दूर आगे ये नदी है, नदी के उस साइड में 2 घर थे, वो घर चले गए। घर तो गए ही गए, लेकिन वो घर वाली जगह ही चलेगी तो घर कहाँ बनेगा। इन चीज़ों को सरकार को भी चाहिए देख के उन लोगों की सहायता करे। अभी जो घर हैं वो छोटे छोटे घर थे, उनके पास हो सकता है ज़मीन भी ना हो, तो पहले पता नहीं कैसे करके उन्होंने दिहाड़ी करके कैसे करके वो घर बनाए, तो अभी वो घर ही नहीं रहे, तो दोबारा बनाने बहुत मुश्किल है। जी, हमें इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई। एक तरफ तो जब हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ खेत तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा ही कितने ही इलाके हैं जहाँ पे हमें खेत क्या मिट्टी भी नज़र नहीं आएगी और नदी ने उन्हें अपने आप में विलय कर चुके हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे अब खेत के खेत, पूरी ज़मीन की ज़मीन ख़त्म हो गई है। एक दूसरी तरफ जैसे आपने बताया कि बाढ़ के बाद की जो समस्याएं हैं वो विकराल हैं। एक तरफ किसानों के खेत में रेत जमी हुई है, दूसरी तरफ पूरे इलाके में बीमारी फैली हुई है। ये जो बाढ़ है अपने आप में, हम देखें लुधियाना या दूसरी तरफ जितने उद्योग हैं, उन उद्योगों का जो कचरा है, वेस्ट है, जो केमिकल वेस्ट है, वो भी इन नदियों में बहाया जाता है। और इस बाढ़ के चलते वो जो नदियों का कचरा था वो गांव-गांव तक फैल गया है, और उसके चलते जो चर्म रोग हैं या दूसरी समस्याएं हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो इसके बारे में मैं भी जानना चाहूँगा, क्या इस तरह की समस्याएं जो बाढ़ है, बाढ़ के साथ जो नदियों को दूषित किया जा रहा है और उनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट बहाया जा रहा है, तो उसके चलते भी क्या कुछ समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं? देखो ये बहुत बड़ी समस्या है जो आपने अभी बात की है। इस जो सतलुज दरिया है, इसके किनारे पे जैसे लुधियाना शहर आ जाता है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ से जितना भी उस इंडस्ट्री का दूषित हुआ पानी है, कचरा है, वो सारा ही इन दरियाओं में फेंका जाता है। तो इससे ये तो अभी जो बीमारी है वो तो आएगी आएगी, क्योंकि वो पानी पहले तो वहाँ पे रुका हुआ था, तो नहरों के ज़रिए जाता था जहाँ तक जाता था, लेकिन अब वो बड़े क्षेत्र में फैल गया, तो बीमारी भी बढ़ेगी बीमारी। अभी आप जहाँ पे पानी है उन गांव में जाके देखो, जो बच्चे छोटे छोटे पानी में घूमते थे, तो उन बच्चों को ये चमड़ी के रोग है, इनकी जो है समस्या आई हुई है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो अभी चाहिए ना, तो ये मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत है, ताकि उनके चेकअप हो, पता चले भी उनको कौन कौन सी बीमारी है। जी धन्यवाद। जैसे कि एक तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही बाढ़ आई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब का दौरा किया था, और उन्होंने 1600 करोड़ की धनराशि के लिए ये कहा था कि हम पंजाब को केंद्र की तरफ से 1600 करोड़ की राहत देंगे, लेकिन पंजाब सरकार का दूसरी तरफ कहना है कि ये राशि बहुत कम है, और जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए 20,000 करोड़ का पंजाब सरकार ने अनुमान लगाया है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भी एक तनातनी चल रही है राहत को लेके, लेकिन दूसरी तरफ जनता है जिसके लिए हर मिनट हर घंटे रुकना संभव नहीं है, उन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो सरकारी सहयोग है वो किस तरह का है, और वो लोग क्या उम्मीद कर रहे थे सरकार से, और वो कितना पूरा हो पाया, इसके बारे में मैं भी चाहूँगा कि हमें आप थोड़ी जानकारी दें। तो जैसे आपने बात की है 1600 करोड़ की, 1600 करोड़ जो राशि है बहुत कम है। अगर ये 1600 करोड़ को गांव में बांटा जाए ना, तो ये मेरे को लगता है कि यही कोई 1 लाख 2 लाख के करीब गांव का बनेगा। पहले तो गाँव की गिनती करनी चाहिए भी कितने गांव हैं, फिर ज़मीन कितनी ज़मीन है। अभी ये ज़मीन है ये कच्ची है, जैसे आपने पहले बता दिया कि ये जितनी भी दरिया के साथ लगती ज़मीन है ये सारी है कच्ची, अभी ये तो गिनती में नहीं आएगी। तो ये घर जो गांव है ये तो गिनती में नहीं आएंगे, तो इनको कैसे मिलेगा।
वो तो 1600 करोड़ जो उन्होंने बनाया, जब पंजाब सरकार ने कह दिया 20,000 करोड़ है, लेकिन उसको पहले इस ज़मीन लेवल पे आके देखें भी कितने गांव हैं, कितने घर हैं, जो अभी ये ज़मीन है कितनी कच्ची है, तो उनको कैसे मिलेगा फिर। तो ये बहुत राशि कम है। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि आप लगातार जब से बाढ़ आई है तब से आपका संगठन इस राहत के काम में जुटा हुआ है, तो आपने अपना गांव-गांव में जो संगठन है आपका, तो गांव-गांव में आपने कैसे संपर्क अभियान चलाए, किन-किन चरण के तहत आपने मदद पहुंचाई है, और लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ा होगा, वो जाहिर बात है जो मदद करते हैं, तो लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिला है, इसके बारे में भी हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। नहीं, लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, क्योंकि 23 में पानी आया था, तो 23 में हम निकले थे, गांव-गांव जाते थे, देखते थे, जहां पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितनी भी हमारे संगठन से हुआ हमने किया। तो अभी 25 में अभी पानी आया, तो अभी भी ऐसे ही था, हमने मीटिंग की, अपने ज़िला लेवल में मीटिंग की, ब्लॉक लेवल में मीटिंग की, फिर पंजाब की मीटिंग की, तो उसके बाद में संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई। तो मीटिंग करके हमने देखा कि हमारे पास कितना मतलब धन है, कैसे कैसे चीज़ पहुंच रही है, उसको कैसे पहचाना है। हमारी टीम है, फिरोजपुर ज़िला में हमारी टीम है, फाजिलका ज़िले में हमारे हरीश नड्डा जी उनकी टीम है, ऐसे हमने टीम बनाई हुई है। तो वो टीम गांव-गांव में जाती हैं, देखती हैं कि कहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ तक हम जैसे भी है पहुँचाते हैं। अभी आप आए, यूपी से आए, आपसे संपर्क हुआ, तो हमने आपको ये गाँव दिखाए। हमें ये भी लगता है कि इससे पहले अगर आप यहाँ से सोचे तो आपने कभी इन गाँवों को देखा भी नहीं होगा, तो वहाँ तक आपको पहुँचाया, बताया कि ये देखो ग्राउंड लेवल में आके देखो तो सही हालात क्या है हमारे। जी जी, धन्यवाद। आप इसके आसपास जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगर आप मैं अपने पीछे की तरफ दिखाना चाहूँ तो ये जो इलाका हम देख रहे हैं ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा लग रही है, और यहाँ से साफ साफ जो तार हैं वो नज़र आ रहे हैं। बाढ़ के चलते बाढ़ ये जो सीमाएं हैं इन्हें लांघती हुई हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ भी गई है। तो एक तरफ तो सियासत दो देशों के आम जनता को, मेहनतकश जनता को आपस में दुश्मनाना तौर पे पेश करती है, लड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें इस बाढ़ में देखने के लिए मिला कि पंजाब से बहुत सारे पशु बह के जो सीमा से पाकिस्तान की तरफ चले गए। सीमा से जुड़े हुए गांव में जो पाकिस्तान के गांव हैं उन लोगों ने आश्वासन दिया है और ये संदेश भेजा है हिंदुस्तान में कि उनके पशुओं को वापस किया जाएगा। तो क्या ये बात सच है? और मैं जानना चाहूँगा कि जो एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, तो इस इलाके में, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, यहाँ पे हिंदू भी है मुस्लिम भी है, तो क्या वो लड़ाई सच में है या यहाँ पे दोनों के बीच में, दोनों धर्मों के बीच में एकता सद्भावना है? नहीं, ये लड़ाई पता नहीं कहाँ है, यहाँ तो हमने तो देखी नहीं। हमारे यहाँ में भी मुसलमान रहते हैं, हमारे भाई हैं, और जो बाहर के स्टेटों में मुसलमान रहते हैं वो भी हमारे भाई हैं। बाढ़ आई, उन्होंने बहुत बड़ी मदद की, आके यहाँ आए, आन के उन्होंने हाल चाल पूछा, जितना भी हो सका उनसे उन्होंने किया, अभी तक कर रहे हैं, अभी तक आते हैं। तो हम कैसे कह देंगे भी उनके साथ कोई लड़ाई या कोई लड़ाई नहीं है। हमारे तो जो गुरुद्वारा साहब हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, हमारे लोग पाकिस्तान में जाते हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही है, भाईचारा है। हमारे लोग जाते हैं वहाँ तक, तो रक्शे वाला पैसे तक नहीं लेता हमारे लोगों से कि आप आए हो, हमारे मेहमान हो। तो कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी किस चीज़ की है? भाईचारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का भाईचारा है, ये देश है सभी का है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित ही ये बाढ़ भयावह है और इसके जो नतीजे हैं वो हम देख ही पा रहे हैं। हमें लगभग पिछले 1.5 दिन से हम पंजाब के दौरे पे हैं और हमने यहाँ के कितने ही गाँव का दौरा किया, लोगों से मिले। महिलाओं की समस्या, मज़दूरों की समस्या, क्योंकि इस इलाके में केवल किसान प्रभावित नहीं हुए, इन खेतों में काम करने वाले मज़दूर, या ये पूरा शादी का सीज़न था तो उस शादी के सीज़न में बहुत सारे टेंट लगाने वाले मज़दूर, साफ़ सफाई करने वाले मज़दूर, या दिहाड़ी मज़दूर, ठेला कुमचा लगाने वाले मज़दूर, दुकानदार, छोटे व्यापारी, ये सब प्रभावित हुए हैं। तो कहने के लिए तो पंजाब के एक हिस्सा बाढ़ से प्रभावित नहीं है, जिस तौर पे दूसरा हिस्से में पानी भरा है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा बचा हुआ है वहाँ के मज़दूर या वहाँ के व्यापारी वे भी प्रभावित हैं। तो ये बाढ़ ने लगभग पंजाब के 23 के 23 ज़िलों को प्रभावित किया है। आगे मैं एक बार चाहूँगा कि आप हमें और खेत की तरफ भी लेके जाएं और दिखाएं कि ये
किस तरह की यहाँ बर्बादी हुई है और इस गांव के बारे में बताएं, और ये भी बताएं साथ में कि जो आने वाले समय में संगठन की तरफ से किस तरह के सहयोग की बात की जा रही है। ये गांव है, ये आपको मैंने पहले भी जैसे बताया था कि ये एक तो सतलुज दरिया के बिल्कुल किनारे का गांव है। दूसरी साइड में इसमें जो अपना पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर है उसके साथ भी सटा हुआ ये गांव है। और इस गांव में तकरीबन 90 के 100% ही बर्बादी हुई है इस गांव में। ये गांव ऐसे पिछला गांव है, ये किलचे वाला, न्याले वाला जो गांव है ना, इनमें तो बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है। फसल है, अभी ये धान खड़ा हुआ है, ये गल गया। ये देखो सामने ये धान है। आज से 1 महीना पहले यहाँ पे खेत में किसान भी काम करता था, मज़दूर भी काम करता था। अभी यहाँ पे फसल ही नहीं रही। किसान खेत में नहीं आएगा, काम नहीं कर सकेगा, तो मज़दूर कहाँ करेगा। तो किसान भी बर्बाद हुआ है, मज़दूर भी हुआ है। किसान के पास पैसा आएगा, वो मज़दूर को भी दिहाड़ी देगा, मज़दूर का भी काम चलेगा, दुकानदार का भी काम चलेगा। आज त्योहार का दिन है, जैसे अभी त्योहार चल रहे हैं, तो आप हमारे बाज़ारों में जाके तो देखो, आपको रौनक मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? हमारे पास ही कुछ नहीं है तो हम दुकानों पे कैसे जाएंगे, क्या लेंगे? किसान के पास खेत में अगर फसल खड़ी होगी तो किसान बाज़ार में जाएगा ना। तो कल्ले किसान का नुकसान भी नहीं हुआ, इसमें मज़दूर का भी हुआ है, दुकानदार का भी हुआ है, सभी का ही नुकसान हुआ है ये। जी जी, धन्यवाद। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये ट्यूबवेल हुआ करती थी और ये किस तरीके से अब ट्यूबवेल बह गई है। ये ट्रैक्टरों से यहाँ से रेत हटाने का काम जारी है। और जैसा कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो एक बार आए इधर और ये देखें कि ये पानी से बह के मछलियाँ आई थी यहाँ पे, और ये हमें मछलियाँ हर जगह देखने को मिल जाएंगी। ये मछली मरी हुई मछलियाँ हैं। तो किस तरह का मंजर यहाँ पे है ये आप सब देख सकते हैं। ये सारे में मछली है, मरी हुई मछली। तो हम आगे चलते हैं, गांव की तरफ दौरा करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे गांव के खेतों की क्या स्थिति है, घरों की क्या स्थिति है। खेतों की साफ़ सफाई चल रही है और ट्रैक्टर यहाँ पे मिट्टी हटा रहे हैं। हम आगे चलते हैं आपके साथ। ये भूसा है, ये सारा ख़राब हो चुका है। ये ऐसे ही एक जगह की नहीं बल्कि हर जगह की बर्बादी है। इसी तरीके से बर्बाद हुई है चीज़ें यहाँ पे। अभी बाहर से इतना नहीं दिख रहा, अंदर से ये सारा ही खराब हो गया। एक बार हम बात करना चाहेंगे, बताएं इसके बारे में। ये भूसा पड़ा हुआ है, बाहर से आपको लग रहा होगा कि इतना खराब हुआ है जितना का पानी है, लेकिन अंदर ये गर्मैश के साथ जो पूरा है, पूरे का पूरा ही अभी गलना शुरू हो गया है और पूरा गल जाएगा। बाहर से थोड़ा थोड़ा ऐसे रहेगा, देखने को आपको लगेगा कि ऊपर से शायद सही है, लेकिन सही नहीं है। जब इसको पानी लग जाता है तो सारा ही गल जाता है। साथियों, अब हम चलते हैं और आगे की तरफ हम गांव का भ्रमण करेंगे यहाँ और देखेंगे कि बाढ़ से किस तरह के यहाँ नुकसान हुआ है, खेतों की क्या स्थिति है। जो धान की फसल थी वो जिस समय बाढ़ आई वो वहाँ पर धान की फसल बोई हुई थी, अब उसकी क्या स्थिति है, तो ये हम देखते हैं और चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर देख सकते हैं कि पानी अभी भी नमी मट्टी में है यहाँ पे। और अभी जो फ़िलहाल राहत का काम चल रहा है वो यही इसी रूप में चल रहा है कि जितनी भी खेतों में मिट्टी है, रेत है, उसे हटाने का काम, और आने वाली फसल के लिए बीज की ज़रूरत है। हमें ये भी सूचना है कि कुछ समय सीमा के अंदर ही रेत निकालने की इजाज़त दी गई है। क्या ये सही है और कितनी सीमा है? ये अभी शायद 30 तारीख तक है अगले महीने की, तो 30 तारीख के बाद में हम नहीं निकाल सकते। अगर आगे परमिशन गवर्नमेंट देगी तो ये खेत से हम निकाल सकते हैं। अगर परमिशन नहीं है तो हमारे यहाँ से अगर ट्राली भर के भी कोई इस रास्ते पे भी चढ़ जाएगा तो उस पर साथ जो विभाग है वो आके कार्रवाई कर देता है कि आप रेत लेके जा रहे हो, ये गैर कानूनी है, मैनिंग के तहत आ जाता है। जबकि ये है कि ये हम थोड़ी लेके आए हैं कहीं से,
बाढ़ आई, बाढ़ के पानी के अंदर ये रेत हमारी ज़मीनों में आई, तो एक तो हमारे को उजाड़ दिया इसने, सब कुछ हमारा ख़त्म कर दिया। और दूसरे नंबर पे हम ये भी नहीं है कि हम इसको जब चाहें उठा सकें, जबकि इसमें से 10% वो रेत है जो काम में आएगी, 90% वो रेत है जो ये देख रहे हो आप, ये किसी काम नहीं आएगी। ये यहाँ से निकालनी पड़ेगी अगर अगली बुआई करनी है इसमें तो ये भी एक दोहरा मापदंड है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिसकी ज़मीन है वो इस माटी का भी हकदार होना चाहिए, क्योंकि उसने बर्बादी अब चली है, उसको बर्बादी हुई है, उसका खेत में वो फसल वो ख़त्म हो गई। ट्यूबवेल है, अब ये देखो ये ट्यूबवेल है, ये सारे खड़े हुए, वहाँ पे भी ट्यूबवेल है, वो सोलर लगा हुआ है, सोलर पैनल दिख रहा है ना आपको, ये ट्यूबवेल है, ये सारे ये सब ख़त्म हो गए। अभी दोबारा उसको बोर करेगा, दोबारा ट्यूबवेल लगाएगा, दोबारा ये सोलर पैनल लगेंगे, फिर चलेगा। तो किसान के पास क्या है? कुछ भी नहीं, अब तो ख़त्म हो गया। तो वह कहाँ से लाएगा पैसा और कैसे करेगा? जी बिल्कुल सही बात है। एक तरफ किसान इस बाढ़ के चलते बर्बाद हो चुका है, उसके खेत खलियान बर्बाद हो गए हैं, उसके जो घर थे वो टूट चुके हैं, और दूसरी तरफ सरकार जो इन सारी चीज़ों की अनदेखी करते हुए उल्टा किसान को ही और समस्या में खड़ा कर रही है। एक उसे इतनी भी मोहलत नहीं दी जा रही कि वो अपने खेत की साफ़ सफाई कर सके ढंग से। तो ये बहुत बुरी स्थिति है जो यहाँ देखने के लिए मिल रही है। आगे हम बढ़ेंगे इस रास्ते से, और अभी हम आपको दूसरे गांवों की तरफ भी लेके चलेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये बाढ़ कितनी विकराल थी और कहाँ कहाँ इसका असर हुआ है। अभी हम बाढ़ की विभीषिका हमारे सामने है, हम देख रहे हैं कि कितने ही गांव, ज़िले और पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि पंजाब ही बाढ़ से ग्रसित नज़र आ रहा है। तो एक बात ये कही जा रही है कि ये एक प्राकृतिक घटना है और इसमें कोई क्या कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जलवायु परिवर्तन या जो सरकार का कुप्रबंधन जो होना चाहिए था, सहायक नदियां जैसे सतलुज से निकलती हैं, दूसरी नदी से निकलती हैं, उन सहायक नदियों की भी पिछले लंबे समय से कोई सफाई नहीं की गई है, जिसके चलते जब इसमें पानी छोड़ा गया तो पानी भी उस तरीके से जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जा पाया। तो ये एक इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ये घटना कितनी प्राकृतिक है और कितना इसके पीछे एक सरकार की नाकामयाबी छुपी हुई है। नहीं, प्राकृतिक आप इसको नहीं बोल सकते, ये एक गिनी मिनी साजिश जिसको बोलते हैं ना, वो है, मैन मेड है ये। क्योंकि आप देखो अभी पहाड़ों में हम जाते हैं तो पहाड़ों में क्या हो रहा है, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं, 4 लेन जैसे बन रहे हैं। तो जब हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये आपदा आएगी ही आएगी। हमारे डैम है, डैम में कभी सफाई नहीं हुई। हमारे इसमें ये सतलुज है, सतलुज के ऊपर बांध बंधा हुआ है, जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, उसकी सफाई नहीं हुई। उसकी सफाई नहीं हुई तो उसकी जो पानी रखने की क्षमता है वो कम होगी। उसमें सेलर जमी हुई है, कोई कह रहा है 20% है, कोई कह रहा है 30% है, सुनने को यहाँ तक मिला कि 50% है। अगर हम ये सोचें, एक खड्डा बनाया हुआ है हमने 10 फुट का, अब 10 फुट उसमें पानी अगर हो तो वो कितना हो जाएगा? अगर उसमें 5 फुट अब मिट्टी डाल के उसको भर दें तो 5 फुट पानी आएगा ना। तो जो 5 फुट पानी है वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो ये तबाही लाएगा ना, वो ही हुआ है। तो उसमें जब जगह ही नहीं है पानी रखने को तो ये तबाही तो आएगी। और दूसरे नंबर पे ये हमारी सतलुज नदी है, ब्यास है, इन नदियों के बांध ही नहीं है। जब इनके बांध नहीं आप सही करके बांधोगे, इनकी खिलाई नहीं करोगे, इनमें पानी कैसे चलेगा? आपने देखे ना बांध दिखाए आपको, क्या ये बांध हैं पानी रोकने वाले? तो जब बांध ही नहीं है तो पानी कैसे रुकेगा? तो ये बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन ये है सरकारों की दी हुई। हम इससे कभी भी नामुमकिन नहीं हो सकते कि ये कुदरत ने किया। कुदरत ने नहीं किया, हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है, तो ये उसका नतीजा है जो आज ये लोग भोग रहे हैं। जी, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये किसी का खेत रहा होगा। हाँ, ये खेत है, देखो ये धान था, ये धान है, धान ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी इस पर एक मार और पड़ेगी, पता है आपको कौन सी मार पड़ेगी? अभी ये धान है, जब ये पराली सूख जाएगी इस पर एक मार पता क्या पड़ेगी? ये बगेगी नहीं, बीच में बाही नहीं जाएगी, इसको आग लगानी पड़ेगी। और सरकार बोलती है कि आग ना लगाओ, अगर इस पर आग यहाँ लगाओगे तो धुआं दिल्ली जाएगा। ये आपदा पड़ेगी अभी हमारे ऊपर, शुरू हो गई है अब। तो कहाँ जाएगा किसान, कहाँ जाएगा, क्या करे बताओ? कोई आके यहाँ देखे ना।
तो पता चले ना भी कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है इन लोगों को। अभी ये धान देख रहे हो आप, देखने को लग रहा है ना ऊपर से कि थोड़ा सा हरा दिख रहा है ना, वो इसका लास्ट वाला पत्ता हरा है, लेकिन इसमें से 5 किलो धान नहीं निकलेगा। 1 एकड़ में से 5 किलो भी नहीं निकलेगा। और इसको नहीं डाला जाएगा, उसमें खिराबे में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि इसमें से पत्ते हरे दिख रहे हैं। इसको 90% 100% नहीं मानेगी सरकार, इसको 50% वाले में लेके आएगी, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। अगर किसान इसकी कटाई भी कराएगा ना, तो जो कंबाइन वाला खर्चा है वो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं, दाने नहीं है। लेकिन क्या है कि वो पानी थोड़े दिन यहाँ चला तो इसके लिए वो गलने से बच गया, सीधा करा रहा, लेकिन पानी इसको ख़त्म कर गया है। ये आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी इधर भरा हुआ है खेतों में। फसल मानने से इनकार कर रही है, बल्कि ये ऊपर से दिखाई देने वाली थोड़ी थोड़ी हरी पत्तियां हैं, और नीचे पूरा जैसे आगे से आपको दिखाई दे रहा है ख़राब हो चुकी फसल है। ये इसके साइड में देखिए, ये तो ये साइड वाला है जो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा रुका रहा, इसलिए ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसमें से थोड़ा सा पानी कम रहा। कई बार क्या होता है, धान की अलग अलग किस्में हैं, कोई थोड़ा सा ज़्यादा लंबी कद में हो जाती है, कोई छोटे में रह जाती है। ऐसे ही है, वो खेत का कद है जो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए वो ऊपर से ख़त्म नहीं हुई। लेकिन वो पत्ते हरे को क्या करेगा किसान? किसान की फसल तो ख़त्म है। तो सरकार को चाहिए कि जब ये बाढ़ आ गई तो सभी को एक जगह पे रख के जितना भी बनता है उसका मुआवजा जो दे, और सही रिपोर्ट जो हमारे नीचे हैं प्रशासन के अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि सही रिपोर्ट बना के सरकार तक भेजे, और सरकार को चाहिए कि सही पैमाने पे सभी को जो है वो इसका खराबा जो मिल सके। जी जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाह रहा था, जैसे पंजाब के ही ये किसान हैं जिन्होंने अभी कुछ सालों पहले एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी, और उसी आंदोलन के चलते जो 3 काले कृषि कानून थे उन्हें सरकार वापस लेने के लिए मजबूर हुई थी। किसानों को सबसे पहले बदनाम करने की कोशिश की गई, फिर ये बताया गया कि ये तो कुछ लोग हैं, ये किसी खास संस्था, किसी खास राजनीतिक पार्टी से इनका सरोकार है, इनका किसानों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब वो संख्या बढ़ती गई, किसानों की एकता के चलते सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन उसके बाद से भी हम देखते आए हैं कि बहुत सारे जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए। तो उसके बाद से इस इलाके में किसानों की क्या स्थिति है, खासकर जो एमएसपी को लेके मांग थी किसानों की, वो कहीं पे भी पूरी नहीं होती नज़र आ रही है। तो उसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए कि एक तात्कालिक जो हमारे सामने संकट है बाढ़ का, लेकिन उसके साथ जो एक चिर संकट हमारे सामने किसानों के सामने आया हुआ है, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा। देखो, 3 काले कानून आए थे, उनकी लड़ाई लड़ी, पंजाब से स्टार्ट हुई, साथ में हरियाणा आया, राजस्थान आया, यूपी आई, सभी स्टेट साथ में लग गई, क्योंकि सभी को पता था कि गलत है। एमएसपी की लड़ाई है, सभी के लिए है, कोई अकेले पंजाब के लिए नहीं थी, सभी किसानों के लिए है। तो ये लड़ाई को पहले सरकार ने बदनाम किया कि ये तो थोड़े से लोग हैं जो पंजाब के उठ के आगे हैं, सभी की मांग नहीं है, सभी लोग सरकार से खुश हैं। जब वहाँ पे 13 महीने तक लोग बैठे रहे, बहुत बड़ी गिनती हो गई, तो सरकार को झुकना पड़ा, वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े, और वादा किया लेकिन पूरा फिर नहीं किया। एमएसपी की लड़ाई हमारी आज भी ज्यों की त्यों चल रही है, लेकिन ये संकट है, ऐसे संकट हमारे पे आते ही रहते हैं, क्योंकि हम पंजाब में बैठे हैं और बॉर्डर के साथ लगता हुआ हमारी स्टेट है, इनकी हमें आदत पड़ चुकी है। जी, अभी ये पानी आया है तो इससे थोड़े से सही होगा। आप जैसे भाई जो राजस्थान, यूपी व बिहार वाले, उन्होंने हमारी बाजू पकड़ी, चलो ठीक है हम उठ पड़ेंगे, क्योंकि पंजाब है पहले से ऐसे चलता है और उठता रहा। लेकिन हमारे पे अभी इससे पहले मार पड़ के हटी है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ में दोनों को संबंध में खराबी आई थी, लड़ाई का एक माहौल बन गया था, और उसमें भी हमारे इन गाँव को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हमारे को अपने सामान घरों से तो उठा के यहाँ से दूर जाना पड़ता है, अपने घर ऐसे ही छोड़ने पड़ते हैं। तो हमारे को तो ये मुसीबत है, ये तो नित्य का है हमारे साथ। जी जी, आपने ये बहुत
ज़रूरी बात हमारे दर्शकों तक बताई है कि एक संकट तो जो हम देख रहे हैं एक संकट है ही, लेकिन उसके अलावा बॉर्डर पे गांव होने के चलते जो जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो शायद ही किसी को एहसास भी हो। जो देश के अंदर का जो इलाके हैं उन्हें शायद ही एहसास हो कि बॉर्डर पे बसे हुए गाँव को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं हम जो गाँवों से होके गुजर रहे हैं, ये अभी तक पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और जितनी दूर दूर तक हमें खेत नज़र आ रहे हैं उन खेत में आपको वे सारी जो फसलें हैं वो फसलें मिट्टी के कलर में नज़र आ रही होंगी। ये आप देख सकते हैं सब खेत बर्बाद हो चुके हैं। ये किलचे वाला गांव है। इससे पहले जो गांव था वो था न्याले वाला, किलचे वाला, ये दो गांव हैं। और ये दोनों गांव को आपके जैसे बताया कि 100% नुकसान हुआ है, 100%। और ये फसलें आपने देखी हैं, ये दिखाया, ये धान की खेत खड़े हुए हैं, सभी 100% ख़त्म है। अभी तक पानी है, अभी तक गिल्ला है ये नीचे से। और जो मैंने आपसे वहाँ बात एक बार की थी कि अभी बीमारियाँ कैसे फैलेंगी, ये बीमारी फैलने का ये कीड़े सांप नज़र आ रहे हैं, अगर जूम करके दिखा सको आप। जो मच्छर है आके ये बीमारियां फैलाएगा और बीमारियां फैलाएगा। ये सबसे बड़ी ये आगे आने वाली मुसीबत है, ये वाली है। पानी सूख गया, ठीक है, पानी आया, फसल बर्बाद होगी, सब कुछ हुआ, लेकिन जो आने वाली दिक्कत है वो ये आने वाली दिक्कत है, क्योंकि इनसे बीमारियां फैलेंगी। मलेरिया, डेंगू। क्या नाम है आपका? सोनू भाई। आप इसी गांव से हैं? हाँ जी सर। तो आप मेरा खेत है, सब खराब हो गया। आपका खेत है? हाँ जी। चढ़ भी नहीं पता मेरे। यार देख लो इधर आओ। सर मेरा नाम सोनू है, तो फसल सब मेरी है, रकबा सब बर्बाद हो गया। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया। कितनी फसल थी आपने, कितनी इसमें लागत लगाई थी? और 20,000 आ गई किला, 20,000। 20,000 की लागत लगा चुके थे। और अभी जैसे सरकार की तरफ से, दिल्ली की तरफ से लोग आ रहे हैं कि जांच पड़ताल करने के लिए कि फसल की कितनी बर्बादी हुई है, वो लिखा पढ़ी चल रही है। तो इधर गांव में भी उस तरह के लोग आए हैं, तो उनका क्या यहाँ पे भी इस तरह की सर्वे किया गया है सरकार की तरफ से? कोई नहीं सर, ऐसे नहीं किया गया सर्वे, देखा ही नहीं किसी ने, ज़मीनी पद्धर पर देखा ही नहीं किसी ने। बड़ी बुरी स्थिति है। और ये जो आपने इस पर लागत लगाई थी, किसान जो अधिकतर लागत लगाता है वो कहीं ना कहीं से उधार लेके या अपनी उधार पे लेके, बीज उधार लेके, तो उसी तरीके से लगाता है। तो आपका क्या था इसमें? हाँ जी, आपने कैसे ये कहीं से उधार लेके लगाया हुआ था? किसी के पास ब्याज नहीं है, पैसे किसी के पास नहीं है। जो भी कोई पैसे लगाता है ना वो आड़तीये से लेता है, आड़तीये के साथ व्यवहार चलता है। अभी फसल खत्म होगी और ये 6 महीने आगे कहाँ से बरतेगा, इसको आड़तिया नहीं देगा, गेहूं की फसल, क्योंकि अगली फसल बुआई के लिए इसको पैसे चाहिए ना, नहीं देगा। आड़ती अपने से जे दाम देवेगा ना, जो आड़ती अपने से दाम देवेगा वो उससे टाइम ही अपना ब्याज शुरू कर देगा। ब्याज शुरू कर देगा, जितने का अपना दाम होएगा उतने की वो ब्याज ही पूरी होएगी। हम खाएंगे कित्थों? ब्याज आड़तीये को देंगे कि हम खाएंगे? अपना अगे वास्ते भी, खाने वास्ते भी काम खत्म हो गया। इस वास्ते सरकार ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਮਾਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਹਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ 5-5 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਪੈਗੀ। ਉਹ 5-5 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੇਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਲ ਤੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੂ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਿਜਾਈ कर ਲਈਏ। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात बताई इन्होंने। एक तरफ तो फसल बर्बाद हो चुकी है, दूसरी इस फसल को पैदा करने के लिए जो आड़तियों से पैसा लिया गया था, ये बता रहे हैं कि वो पैसा तो मूल तो अलग है, लेकिन उसका जो ब्याज है वही चुका पाना भारी है, क्योंकि इस समय किल्लत इतनी ज़्यादा है कि घर की 2 वक्त की रोटी के लिए भी जुगाड़ कर पाना, उसके लिए पैसे निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ के मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? नाम सरवण सिंह है, मैं सरपंच का भाई हूँ इस किलचे पिंड का जी। सर इधर बहुत नुकसान हुआ है, पशुओं का चारा जो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, क्योंकि अभी देख लो चारा वगैरह बीजने का कोई अभी प्रबंध ही नहीं है। जो भी संस्था आती है या कालू वाले या निहालू वाले में आगे जाता है। सर मेरा देख लो ये ज़मीन खड़ा है, उसका बुच्चड़ भी नहीं आज। सर ये मेरा धान लगा हुआ था और मैं ट्रस्ट पर लेकर जैसे खर्चा करके और लिए लाया था, बड़े चाह से लाया था,
पर इसमें अभी देखो कोई एक डक्का भी नहीं बचा जो हम अब कणक बोने का टाइम आ गया है। बाकी मुझे नहीं पता भी ये कणक बोया जाएगा कि नहीं। ऊपर से लात बारिश भी हो रहा है, जैसे लात माड़े देख रहे। हम संस्था से या कोई भी हम नंबर आपके चैनल से हमारे दे देते हैं, क्योंकि हमारे से संपर्क करें, क्योंकि जो उजड़ लोग होते हैं वो अल्लाह करने वाला। जैसे अभी देख लो राशन बांटने वाला आया था, वो कोई उनको सरपंच से लिंक करें, लिस्ट बने, या गुरुद्वारा से लिस्ट बनी हुई है उससे संपर्क करें, फिर अच्छी तरह बांटा जाए। ऐसे अफड़ा तफड़ी मच जाती, किसी को मिल जाता किसी को नहीं मिल जाता। ऐसे ही होगा जैसे खाद बीज को हर को आ रहा है, संस्था बहुत आ रही है, बट उनको नहीं मिलता। जैसे जिनका कुछ नहीं है वो ले जाएगा। तो इसलिए हम तो यही आपके चैनल से नंबर भी बता देंगे, और आपके रिक्वेस्ट है, पशुओं का चारा इधर गांव में कुछ नहीं बचा, ये दिक्कत बहुत आ रही है। क्योंकि 2 महीने अभी कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि पशुओं का चारा ज़रूरी है। बंदा अगल बगल खा लेगा, खाना मिल जाएगा, पर पशुओं को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपके माध्यम से सकते हैं आप कैसे खेत पूरा जलमग्न है, और इनका यही कहना है कि हमारे लिए खाने का तो एक बार के लिए कोई इसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, लेकिन पशुओं के लिए चारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। मैं आपके चैनल द्वारा सारा नंबर बता देता हूँ। किसी ने संस्था ने जो सेवा करनी है, डीजल खाद जो भी बीज देना है, चारा देना है, इस नंबर पर कनेक्ट करें। सरपंच के साथ आएँ या बाबा जी के पास आएँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस गांव का नाम लोकेशन किलचे में नहीं आ रही, सारे न्याले वाले का लोकेशन आएगा और गांव किलचे पड़ता है। इसलिए मैं नंबर बोल देता हूँ 9478653108 94 786 53 108। ये हमारा नंबर है। आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, और आगे के फसल के लिए, अगली फसल के लिए किस तरीके से उसकी आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, या मदद मिल पा रही है, कुछ क्या हो पा रहा है? सर मांगते हैं, सहायता मांग रहे हैं सर, कोई सहायता आ नहीं रही सरकार वालों, तो कुछ नहीं आ रहा अभी। तो हमारी यही मांग है कि बीज वगैरह जो भी हमारे को दे दिया जाए। हमारे पास तो इतना अभी पैसा भी नहीं है कि बीज ले अपनी, सभी हमारा कुछ ख़त्म हो गया। हमारा खेती कर ले, इतना पैसा नहीं है। हाँ जी, जैसा कि आप अपना 12 किले ज़मीन है, 12 किले सारी साफ़ है, कुछ नहीं है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਣਕ की ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆੜਤੀਏ ਸੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆੜਤੀਆ ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜेंगे? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ। कोई डीजल वगैरह खाद वगैरह किसी की भी मदद हो तो। जी, जैसा कि आपने हमारे चैनल के जरिए अपनी बात उठाई है, तो जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ जाएगी हमें विश्वास है कि आप तक जल्दी सहयोग आएगा, इसी की हम उम्मीद करते हैं। सेवा करना चाहता है सुपर सीडर खाद बीज जो हरियाणा से आएगा, जो सब भाई सेवा करने आएगा, हम उसका धन्यवाद करेंगे। सर अब बिजाई का टाइम है, कोई सुपर सीडर लाए, जो भी बीज लाए। हमारे देख लो खेत सर, उधर कोई कुछ नहीं बचा, इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो पीछे सब कुछ बचा हुआ है, इधर 3 गांव पूरे चपेट में आए हैं, अभी कोई किसी ने हमारा सार नहीं ली, क्योंकि सरकार ने तो अपना एक बार पोछा मारना है। इसलिए हमें संस्था पर कोई विश्वास है, कोई जथेबंदी आए या कोई और कोई संस्था, कई बहुत आ रही हैं, जैसे महाराष्ट्र से आए हैं, बाबे आए हैं, जैसे ऐसे ही सेवा करें। हम लिस्ट बना के सब सरपंच वगैरह के पास है, सीधा कनेक्ट इधर आके करें तो सब कुछ चल जाएगा। क्योंकि अब किसान के पास कुछ नहीं बचा, किसी का सुपर सीडर चल जाएगा, किसी का कणक बीजा जाएगा, किसी ने सब्जी लगाना है उसका पैड़ी तैयार करने का जैसे होगा, क्योंकि इतना दाम नहीं है। क्योंकि सुपर सीडर आज 3000 रुपया किसका ज़मीन सब खराब बर्बाद हो गया, और 3000 पैसे कैसे लगाएगा? इसलिए हमें भरोसा है कोई हरियाणा सरकार, कोई राजस्थान सरकार सभी आएंगे, इसलिए हम विश्वास दिवाते हैं कि इधर हमारे पास कोई तो कोई आएगा। आपके चैनल द्वारा बहुत धन्यवाद करते हैं सर, ये रिक्वेस्ट ज़रूर लगवा देना, हम नंबर बता दिया। जी बिल्कुल, आपकी जो उम्मीद है जितना हमसे संभव होगा हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। जैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गांव वालों ने जैसे अपनी समस्याएं बताई
कि खासकर पशुओं के चारे के लिए या अगली फसल की तैयारी के लिए उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यूनियन की तरफ से लगातार सक्रिय हैं गांव में, तो इस तरफ आपकी क्या योजनाएं हैं उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को विस्तार से बता सकें। देखो, हमारे से जितना हो रहा है हम कर रहे हैं, उससे बढ़ के कर रहे हैं। गांव-गांव में जा रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं, कहाँ पे कितनी ज़मीन की नुकसान हुआ है, और मज़दूर हैं जो गांव में, मज़दूरों को क्या क्या नुकसान हुआ है। और ये आपने गांव वाले से बात की, ये इनकी पीड़ा है, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं रहा, खाने के लिए नहीं रहा। जो अभी पशु घर में बांधे हुए हैं उनके पास चारा नहीं है। आप तो कैसे ना कैसे खाना खा के इंसान गुजारा कर लेता है। हमारे गुरुद्वारा साहब हैं, वहाँ पे लंगर लगा होता है, लंगर खा लिया, पेट भर गया। लेकिन पशुओं को क्या होगा? उनको तो पेट भर खाना देना पड़ेगा। तो ये गांव वाले की भी पीड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है। 23 में हो गया, 25 में हो गया, पहले हुआ था, चलो हम मानते हैं कि 88 में पानी आया था, नुकसान हुआ था। चलो आगे को 10-12 साल जो टाइम है वो आ गया, तो लोग इतने में स्टैंड हो गए। लेकिन अभी तो 2-2 साल के बाद में 19, 23, 25, आगे 27 में फिर पता नहीं क्या होगा। तो हम जो पंजाब के लोग हैं, वैसे तो आज भी आपने देखा होगा लोगों के घर डूबे हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी जो बाहर से आता है ना, उसको बोलते हैं कि आओ चाय पिलाएं, खाना खिलाएं। तो कितना बड़ा दिल होगा इन लोगों का, जो डूबे हुए भी आप आने वाले को पूछते हैं कि आओ हम खाना खिलाएं। जी, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। और ये पूरा देश जानता है कि पंजाब की पंजाबियत क्या है, पंजाबियों की सामूहिकता, पंजाबियों का साहस और एक मेहमान नवाजी। इससे पिछले हम 2 दिन से, पहले तो हम सुनते थे, लेकिन पिछले 2 दिन से हम वाकिफ़ हुए हैं। हम जिस इलाके में गए हैं, लोगों ने हमारा स्वागत किया है। और जो आपने बात कही है कि चाय पानी के लिए, बल्कि हमें भोजन तक कराया है कितने इलाकों में। तो अभी हम जो बाढ़ प्रभावित एरिया था उसी के क्षेत्र में अभी हम घूम रहे हैं, और लगभग 7 से 8 गांव हम देख चुके हैं पिछले अभी इस वीडियो में कि किस तरह की हालात है। हमने लोगों से भी बातचीत करी, और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंदा के साथी भी मौजूद हैं जो हमें लगातार सारी जानकारी दे रहे हैं। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे दूसरे इलाकों से जो सहायता मिल रही है, चाहे वो मज़दूर संगठन हो या किसान संगठन हो या अन्य धार्मिक संगठन हो या कोई व्यक्तिगत तौर पे सहयोग कर रहा हो, तो जो एक ये नया रिश्ता बन रहा है आपका दूसरे इलाकों के लोगों से, तो उस रिश्ते के बारे में आप कुछ कहना चाहें, उसके अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहें। हाँ, ये बहुत बढ़िया जो हो रहा है इस बार हमने देखा है। लेकिन जो मेरे को लगता है कि ये रिश्ता बना है ना, ये दिल्ली वाले आंदोलन से बना है। दिल्ली में हम सभी भाईचारा जो था वो इकट्ठा होके बैठा, तो वहाँ से ये रिश्ता बना है। अभी पंजाब के ऊपर मुसीबत आई तो सभी स्टेट के लोग हैं जो भाग के आगे आए कि हमारा पंजाब भाई है भाई, उस पर मुसीबत आई है तो हमारे को पहुँचना चाहिए, और पहुँचे। बहुत ज़्यादा रस्त पानी जो है यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, ये लोगों में पहुँचा। बेशक सरकार फेलियर है, सरकार कुछ नहीं कर सकी, लेकिन संस्थाओं ने इस बार पूरा जितना भी अब कह सके ना उससे बढ़ के किया, अभी तक कर रहे हैं। क्योंकि अभी पानी सूख गया, लेकिन ये मुसीबत लंबी है, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अभी ये ज़मीनों में आपको दिखा के लाए हैं, 2 साल तक तो ये ज़मीनें अभी आबाद नहीं होंगी, तो 2 साल तक ये लोग क्या खाएंगे, कुछ नहीं है इनके पास। तो लेकिन ये जो अपना एक नया रिश्ता भाईचारे का बना है ना, जो आज पंजाब पे इतनी मुसीबत आई है तो लोगों ने उनकी बाजू पकड़ी है, तो यही लोग हैं कि उनको दोबारा बाँह फड़ के खड़ा करेंगे, उठो। और ये पंजाब के लोग फिर उठेंगे, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी देश को कहीं भी खड़े होने की, तो ये पंजाब के लोग वहाँ पहुँचेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और एमएसपी की लड़ाई है, वो लड़ रहे थे, लड़ते रहेंगे जब तक एमएसपी नहीं मिल जाती पूरे देश को। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है। पिछले 2 दिनों से जो भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंदा के साथ रिश्ता बना है या दूसरे अन्य गांव वालों के साथ रिश्ता बना है, वो एक अपने आप में ही अलग चीज़ है। और यही आगे अगर हम जैसे देश भर में किसानों की, मज़दूरों की जो समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश भर के किसान और मज़दूर
प्रभावित हैं और वे अलग अलग इलाकों में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में ये एक अंदेशा भी है और ये हमें नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे देश स्तर पे एक यूनिटी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आएगी। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये तो यहीं से लग ही रहा है ना कि पंजाब में मुसीबत आई, सभी स्टेट आगे आगे आई, तो कल को ये एक बड़ा भाईचारा बन रहा है। इस जो जगह पे आप आज घूम रहे हो, ये देखा आपने, इससे पहले कभी आपने सपने में भी ये चीज़ नहीं सोची होगी कि भाई मैं पंजाब के उन गाँव में जाके 1-2 दिन या 4 दिन रह के आऊँगा। इन गाँव के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गाँव में, पंजाब में ऐसे गाँव हैं, बॉर्डर के साथ लगते गांव की क्या मुसीबत है, क्या दिक्कत है, कभी नहीं आपने सोचा होगा। आज आए हो ना, तो आप जाके यूपी में बताओगे, वहाँ जाके बताओगे भाई पंजाब में यार मैं हम गए थे, वहाँ पे बॉर्डर के साथ लगते ऐसे गांव हैं, उनके गांव ऐसे हैं, हमारे गांव ऐसे हैं, वहाँ पे ऐसा भाईचारा है, यहाँ क्या दिखा रहे हैं और आगे क्या है। तो इन चीज़ों का बहुत बड़े पद्धर पे ये, चलो मुसीबत जो आने वाली आ गई, लेकिन इससे बहुत बड़ा भाईचारा भी एक स्टैंड कर रहा है, जो आगे आके ना, जो आगे अपनी बड़ी लड़ाई पड़ी है MSP की है जो और है, उन पे देखना दोबारा आंदोलन होगा दिल्ली में तो किस स्तर का होगा, ये देखने लायक होगा। और अगर चैनल के जरिए आप जो साथी जहाँ तक हमारी बात जाए, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, किस रूप में सहयोग की आप मांग करना चाहेंगे, ये और बताएं हमारे दर्शकों को। क्योंकि अभी पानी सूखना शुरू हुआ है, कुछ ज़मीनों में अभी तक पानी रुका हुआ है, क्योंकि अभी आपको नदी में दिखाया पानी चल रहा है। तो कुछ खेत है जिनमें अभी पानी है, अभी कुछ खेत ऐसे हैं जिनमें अभी 1 महीना या 2 महीने तक पानी है, जो नहीं सूखेगा, क्योंकि आगे तो सर्दी आनी शुरू हो जाएगी, धूप नहीं लगेगी तो पानी नहीं सूखेगा, ज़मीन नहीं सूखेगी। तो ये लंबा है। और सहयोग देखो, हमारे पास खाने की रास्ता है, वो भी बहुत पहुंच रही है, आ रही है इधर। तकरीबन गाँव में खाने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, पशुओं के चारे की कमी है, क्योंकि अभी बुआई नहीं होगी तो आगे नया चारा जो बीजा नहीं जाएगा, होगा नहीं, तो चारे की व्यवस्था की ज़रूरत है। फिर जो ज़मीन अभी जिनमें से पानी सूख गया, जिनमें रेत भरीगी, मट्टी भरीगी, उनमें उनको खाली करने के लिए डीजल की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैक्टर 100 के हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर चलेंगे। आप दूर से आए हो, चलो वहाँ से ट्रैक्टर नहीं आ सकते, जो आपके सहयोगी हैं वहाँ से उनको हम अपील करते हैं कि आप हमारे को जितना भी हो सके डीजल के रूप में, खाद के रूप में, बीज के रूप में, चारे के रूप में, ऐसा जितना भी आप कर सको ना वो करो। कि हमारी जो खेती है ये है आड़तीये के सिर पर निर्भर, क्योंकि आड़तीये से हम पैसे लेते हैं, सूद पे लेते हैं, वो सूद ब्याज लगाता है। तो जब हम इस फसल की बुआई करते हैं उस टाइम से हम आड़त से पैसा उठाना शुरू कर देते हैं। जब तक ये अपनी फसल पकती नहीं, हम पैसा ले आते हैं आड़तीये से, लेके आगे वो ब्याज लगाता है, हम कटाई करेंगे, कटाई करके हम जाके ये फसल मंडी में गिरेंगे, और जो इसका पैसा आएगा उससे पहले, सबसे पहले उसको चुकता करते हैं। वो चुकता करके फिर हमारी ज़रूरतें, जैसे किसी ने शादी करनी है, घर बनाना है, बच्चों की फीस, हर जो भी छोटी छोटी ज़रूरत उन पर लगाने हैं, और उसको लगाने के लिए अगले पैसे जो फिर आड़तीये से ही उठाते हैं, क्योंकि ये फसल वाले तो पिछले पूरे होंगे जाके, आगे फिर हमने उठाने हैं। और जो फसल इस बार अब ख़त्म होगी, बर्बाद होगी, उनने तो आड़ते पैसा जो उठाना था वो तो लिया उठा, लेकिन अभी फसल जानी थी, उनके पूरे होने से फसल जाएगी नहीं, तो अगली फसल बुआई के लिए उसको फिर पैसे चाहिए, और आड़तिया पैसे कैसे देगा, क्योंकि पहले ही नहीं पूरे हुए। और हमने देखा कुछ साथी मेडिकल कैंप भी लगाए थे यहाँ पे, मजदूर सहायता समिति और किसान एकता केंद्र की तरफ से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। तो उस मेडिकल कैंप में भी हमने लोगों से उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करी, तो उसमें हमें बड़ी संख्या में, हमारे साथ महिला साथी भी आई थी, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिला हैं बाढ़ के बाद, खासकर उन्हें यूटीआई जो एक समस्या है, इन्फेक्शन की समस्या, उस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिली हैं। तो आप बतौर यूनियन की तरफ से जो सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या इसमें, इस अभियान में यूनियन की तरफ से कुछ महिला साथी भी हैं जो इसका हिस्सा हैं, और वो महिलाओं के बीच जाके किस तरीके से प्रचार का या जागरूकता का या सहयोग का काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ महिला साथी हैं जो हमारे संगठन में काम करती हैं, हमारे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, और डिस्ट्रिक्ट की भी महिला साथी हैं,
वो तकरीबन ही इन जो साइड है जिन पे पानी आया हुआ है, जो गांव है ना, इनमें आते हैं, आके जितना भी उनसे होता है वो करते हैं। क्योंकि कुछ जो ये बॉर्डर से सटे हुए गांव है ना, अनपढ़ता बहुत बड़ा यहाँ का कारण है। लोगों को पढ़ाई नहीं मिल पाती, क्योंकि अभी भी पानी आ गया तो एक एक दो डेढ़ महीना हो गया, स्कूल बंद पड़े हैं। हमारे बच्चे जहाँ जैसे बाहर हो, उनके बच्चे 2 दिन स्कूल ना जाएं तो क्या स्थिति होती है कि हमारे बच्चे 2 दिन स्कूल नहीं गए तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ये पीछे रह जाएंगे, इनका सिलेबस छूट गया। तो इन बच्चों का भी तो सिलेबस छूटता है ना। ये अभी 1.5 महीना हो गया घर बैठे हैं। इससे पहले था, आपको मैंने जैसे बताया था कि दोनों तरफ से थोड़ी सी दिक्कत आई थी, देशों की आपस में अनबन हुई, तो स्कूल बंद हो गए, लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, बच्चों को दूर भेजना पड़ता है। एक तो बच्चों की पढ़ाई ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। इन जो बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं कि यहाँ पे अनपढ़ता बहुत बड़े मतलब उस पे है, जिसके कारण लोगों को अपने बच्चों को संभालने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि उनको पता नहीं है। अभी पानी में अपने वहाँ पे आपको दिखाया था, बच्चे उस गंदे पानी में खेल रहे थे, उनको थोड़ी पता कि चमड़ी का रोग होगा यहाँ पे, क्योंकि जानवर मरे हुए हैं पानी में, केमिकल है पानी में आया हुआ फैक्ट्रियों का, उनको थोड़ी पता है। उनको तो यही लग रहा है ना कि ये पानी बहुत साफ़ है, क्योंकि हमारे ट्यूबवेल चलते, ट्यूबवेलों का पानी साफ़ होता है, बच्चे नहाते हैं, खेलते हैं, हम नहीं रोकते, लेकिन इसके बारे में उनको नहीं पता। तो इस ऐसे हम भी चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे साथी हैं, डॉक्टर हैं, वो आएँ और इनको जागरूक किया जाए कि आपको क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। जी धन्यवाद साथी, आपने हमें बहुत सारे अलग अलग विषयों के बारे में विस्तार से बताया। और हम भारतीय किसान यूनियन एकता टकुंडा के साथी जितेंद्र सिंह से बात कर रहे थे, जो प्रदेश के कैशियर हैं, और मैं जनपक्ष मीडिया की तरफ से और जो यहाँ पे सहायता लेके आए थे मेडिकल टीम की तरफ से, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें समय दिया और हमारे इस सहायता अभियान में इन्होंने हमारा पूर्ण समर्थन दिया। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, क्योंकि आपको हमारी पीड़ा में पीड़ा लगी कि हमारे पंजाब के भाई इस टाइम मुसीबत में हैं, तो वो मुसीबत की घड़ी में आप हमारे साथ आके खड़े हुए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और जो साथी आपका ये चैनल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, या वैसे आपके संगठन से जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम वहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर पे भी होते थे तो एक नारा लगाया करते थे, ये हमारा भाईचारा जिंदाबाद। तो ये है हमारा भाईचारा, तो सदा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो हम यही कहेंगे कि हमारा भाईचारा जिंदाबाद। धन्यवाद आपका, और धन्यवाद उन साथियों का जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। आप भी आगे बढ़ो और इनसे जुड़ो, और जुड़ के अपने ऐसे जो काम है इनको किया करो, ताकि आपको भी रात को सोने के समय में एक ये हो कि हाँ, हमने भी कोई अच्छा काम किया है, हमने भी किसी की पीड़ा को समझा है। तो धन्यवाद साथी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का।